हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम लोग इस लेक्चर में डेक्कन एंड सदर्न इंडियन किंगडम्स को कंटिन्यू रखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पल्लव डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी को स्टडी किया, अब हम लोग इस लेक्चर में राष्ट्रकूट और चोला को स्टडी करेंगे और इंपॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ सदर्न इंडिया को फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग राष्ट्रकूट। अगर हम इसके लोकेशन को देखें फ्रेंड्स, तो यह है सदर्न इंडिया और ये जो कर्नाटका है और महाराष्ट्र का लगभग रीजन है, इस रीजन में राष्ट्रकूट एग्जिस्ट किए इनिशियली। लेटर ऑन ये अपने आप को एक्सपेंड किए और लगभग ऑलमोस्ट होल सदर्न इंडिया में अपने आप को फैला लिए थे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रकूट की कैपिटल की, तो इनका कैपिटल था मान्यखेत। फ्रेंड्स, डायनेस्टी का फाउंडर और किंगडम का कैपिटल इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रकूट के फाउंडर की, तो वे थे दांती दुर्ग। कैपिटल क्या था फ्रेंड्स? मान्यखेत, जिसको मालखेत के नाम से भी जाना जाता था। और यह जो है कैपिटल, इसका लोकेशन नदर्न कर्नाटका में था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स लैंग्वेज की, मदर टंग की, तो वह कन्नड़ा थी, कन्नड़ा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं किस प्रकार के रिलीजन को ये फॉलो करते थे, तो वे थे तो ब्राह्मण्स, लेकिन वे इनकरेज और सपोर्ट जैनिज्म को कर रहे थे। फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट थे ब्राह्मण्स, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे जैनिज्म को भी। अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं राष्ट्रकूट और पालाज और गुर्जर प्रतिहार। फ्रेंड्स, मैं मैप बना के आपको बताता हूं। ये है इंडिया, यहां थे राष्ट्रकूट, यहां थे गुर्जर प्रतिहार और यहां था पालाज। इन तीनों में लड़ाई चलती थी, कन्फ्लिक्ट चलती थी इस दोएब रीजन को प्राप्त करने के लिए। ये जो दोएब रीजन है, उज्जैन का रीजन बहुत ही फर्टाइल रीजन है। इस रीजन को प्राप्त करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालास आपस में लड़ते थे। इसलिए इस लड़ाई को ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम लोग अर्ली मेडाइवल में पढ़ेंगे। अभी मैंने क्यों बताया फ्रेंड्स? क्योंकि राष्ट्रकूट को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रकूट का कन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन किस किंगडम के साथ था। तो गुर्जर प्रतिहार के साथ भी था, पाला के साथ भी था। ओके फ्रेंड्स, अगर हम आगे मूव करते हैं और इस मैप को देखते हैं, तो शुरू में इनका जो लोकेशन था वह मान्यखेत के करीब था। धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया और लगभग ये नदर्न इंडिया तक भी पहुंचे और ऑलमोस्ट सदर्न इंडिया के टिप तक भी पहुंचे। फ्रेंड्स, अगर हम राष्ट्रकूट एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स की बात करते हैं, तो उनमें है कृष्णा वन। फ्रेंड्स, जो कृष्णा वन है वह दांती दुर्ग के दांती दुर्ग के भतीजे थे। फ्रेंड्स,
अगर इनकी अचीवमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने कैलाश टेम्पल, एलोरा का कैलाश टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराया था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रॉक कट टेम्पल्स की, तो इन्होंने इसकी एक्सपेंशन करवाई, मतलब ज़्यादा रॉक कट टेम्पल को इन्होंने बनवाया। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर की, तो वह है अमोघ वर्ष। ये जैनिज्म को फॉलो करने लगे। फ्रेंड्स जैसे कि इनिशियल लेक्चर में ही मैंने आपको बताया कि राष्ट्रकूट थे ब्राह्मण, लेकिन ये सपोर्ट कर रहे थे जैनिज्म को। तो आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा किंग आए अमोघवर्ष, जो खुद फॉलोअर बन गए जैनिज्म के। अगर अमोघवर्ष के कुछ वर्क को हम देखें फ्रेंड्स, तो उनमें है कवि राजमार्ग। यानी कवि राजमार्ग को किसने लिखा है? तो अमोघवर्ष ने लिखा है। फ्रेंड्स यह एक अर्लीस्ट कन्नड़ लिटरेचर का कंपोनेंट है। अगर हम बात करते हैं कुछ पोएट्स की, तो उनमें है पंपा और पोन्ना। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स थे जो राष्ट्रकूट के किंगडम में थे। फ्रेंड्स अगर राष्ट्रकूट के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, तो फेमस एलिफेंटा केव, रिमेंबर फ्रेंड्स दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फेमस एलिफेंटा केव है, पहले तो यह है कहाँ और ये किसके टाइम पीरियड में शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स यह मुंबई के नज़दीक में है। अगर हम देखें फ्रेंड्स इसको मैप पर, तो यह है अरबियन सी, और यह है पूरा मुंबई महाराष्ट्र का रीजन, जो कि कोस्टल रीजन है। यहां पे हमको एलिफेंटा केव दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कोस्टल रीजन ऑफ मुंबई में हमको एलिफेंटा केव देखने को मिलता है। यह किसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है फ्रेंड्स फेमस? तो राष्ट्रकूट की है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, मतलब राष्ट्रकूट के टाइम पीरियड में जो भी गवर्नेंस होती थी, उसमें प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था? डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन टर्म को अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे प्रोविंस को राष्ट्र कहा जाता था, और इसको जो देखते थे, जो इसके हेड थे, उनको राष्ट्रपति कहा जाता था। वैसे ही फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट को विस्याज कहा जाता था, और जो इनको हेड करते थे उनको विषयपति कहा जाता था। वैसे ही फ्रेंड्स तहसील, जो कि 50 से 70 विलेज को कंसिस्ट करता था, इसको वुक्ति टर्म से जाना जाता था, और यह भोगपति के कंट्रोल में आता था। फ्रेंड्स इसको आप भूल सकते हो, इसको आप स्टार लगाओ और 2-3 बार पढ़ो, और इसको आप याद करो हमारे साथ। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ग्राम महाजन की, तो ये विलेज हेडमैन थे। एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक टर्म हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने राष्ट्रकूट को पढ़ा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंपीरियल चोला, यानी चोला कहां तक अपने आप को एक्सपेंड किया था, उस चीज को देखेंगे। चोला की अचीवमेंट को देखेंगे। फ्रेंड्स अगर हम चोला की बात करें, तो हम लोग संगम एज में भी चोला को थोड़ा बहुत पढ़े थे। जब हम पढ़ रहे थे संगम एज, तो देखा कि चेरा, पांड्या और चोला ये एग्जिस्ट कर रहे थे, और इन तीनों का मदुरई में
सम्मेलन होता था स्कॉलर्स का, उसी सम्मेलन को, असेंबली को हम लोगों ने संगम असेंबली, संगम एज का नाम दिया था। फ्रेंड्स, फिर कई साल बाद चोला अपने आप को फिर से रीइंस्टेट करता है, रीगेन करता है। उसी चोला के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं और इसका टाइम पीरियड 848 से 1279 CE का है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स की, तो वे हैं विजयालय। फ्रेंड्स, ये जो न्यू चोला है इसके फाउंडर ही विजयालय थे, यानी द फाउंडर ऑफ न्यू चोला एम्पायर वाज विजयालय। अगर हम बात करते हैं न्यू चोला के कैपिटल की, तो वह था तंजौर। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चोला डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की। उनमें से हैं राजा राजा 1, जिनका टाइम पीरियड 985 से 1004 का है। फ्रेंड्स, 1004 का है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इनके अचीवमेंट की, तो इन्होंने चोला एम्पायर को एक्सपेंड किया। लगभग इन्होंने चेरा को, पांड्या को, वेस्टर्न चालुक्य को हरा दिया और कनकर कर लिया, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स फॉरेन इन्वेजन की, फॉरेन एक्सपेंशन की, तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसमें नदन श्रीलंका को, मालदीव को सक्सेसफुली कनकर कर लिया, जीत लिया। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ राजा राजा 1 के अचीवमेंट को देखें, तो इन्होंने राजा राजेश्वर, जिसको बृहदेश्वर के नाम से भी जानते हैं, इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराया तंजौर में, द्रविडियन आर्किटेक्चर यानी द्रविडियन स्टाइल में। फ्रेंड्स, ये कुछ वर्क और अचीवमेंट थी राजा राजा 1 की। अगर हम बात करते हैं इनके बेटे जो राजेंद्र 1 थे, इन्होंने कुछ ज्यादा ही वर्क किया, कुछ ज्यादा ही चोला को एक्सपेंड किया। फ्रेंड्स, राजेंद्र 1 ये गंगा को कनकर करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक एक्सपेडिशन चलाया जिसका नाम था चोला एक्सपेडिशन ऑफ द गंगा, जहां पर पाला डायनेस्टी रूल कर रहा था। तो पाला डायनेस्टी के रूलर महिपाल वंश से ये भिड़ते हैं और हराते हैं, और जब यह जीत जाते हैं तो ये कहते हैं गंगई कोंडा चोला, यानी गंगा को इन्होंने जीत लिया है। और वहां पे उन्होंने एक सिटी को बिल्ड किया जिसका नाम रखा गया गंगई कोंडा चोलापुरम। फ्रेंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, गंगई कोंडा चोलापुरम। यह एक सिटी है, प्लेस है, जिसको राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं कुछ टेम्पल्स की, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल की जो फोर्टिफिकेशन थी इन्होंने करवाया, आर्टिफिशियल लेक, और जो भी मंदिरें बनती थी उसके सराउंडिंग में मोट्स, गड्ढे बनते थे ताकि टेम्पल्स सुरक्षित रहे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स राजेंद्र किसके फॉलोअर थे, तो ये शैविज्म के फॉलोअर थे। तो क्या दूसरे रिलीजन को ये सपोर्ट नहीं करते थे? तो फ्रेंड्स, ये दूसरे रिलीजन को सपोर्ट करते थे, जैसे कि बुद्धिज्म।
इन्होंने बहुत सारा स्तूपाज को भी बनवाया साउथ ईस्ट एशिया और साउथ इंडिया में। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं और इनके अचीवमेंट को देखते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, गंगई कोंडा चोला, इसका मतलब हुआ चोला किंग हु ब्रॉट द गंगा टू द साउथ। फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये गंगा के पास नहीं गए रहते हैं, गोदावरी को क्रॉस करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि यही गंगा है और उसी जगह पर गंगई कोंडा चोलापुरम को एस्टेब्लिश करते हैं और इनको लगता है कि मैंने गंगा को जीत लिया। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और चोला डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, जो पूरा एम्पायर था वह छोटे छोटे प्रोविंसोज में डिवाइडेड था। प्रोविंस को मंडलम कहा गया था और हर एक मंडल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, जिसको वांडूज नाथुज कहा गया। फ्रेंड्स, अगर ये बात करते हैं वांडूज और नाथुज की, तो ये ग्रुप ऑफ विलेज था। फ्रेंड्स, अगर हम टाउन की बात करते हैं तो टाउन को नगर से रेफर किया गया था और जो इस नगर के हेड थे उसको नगरात्रा के नाम से जाना जाता था। टाउन में प्राइमरली ट्रेडर्स रहते थे जो ट्रेड करते थे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो कि विलेज में ऑर्गेनाइज होता था, उनमें दो इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी। उन असेंबलीज का नाम था फ्रेंड्स ऊर एंड सभा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसके टाइम पीरियड में, किसके अंदर में देखा गया है, तो चोला के अंदर में। जो असेंबलीज थी वो कौन कौन से असेंबली थी फ्रेंड्स, तो ऊर एंड सभा। ऊर का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो यह जनरल काउंसिल था। और सभा का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो यह विलेज के जो पढ़े लिखे थे, वेल्दी लोग थे, इनके काउंसिल को कहा गया। यानी ऊर सभा में, ऊर असेंबली में कोई भी व्यक्ति जा सकता था, पुअर से पुअर व्यक्ति जा सकता था, लेकिन जो सभा था उसमें सिर्फ एलिट्स लोग जा सकते थे गांव के। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सोसाइटी एंड रिलीजन की, तो चोलास के टाइम पीरियड में कास्ट सिस्टम वाइड स्प्रेड हो चुका था। जैसे कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय सिग्निफिकेंट पावर को होल्ड कर रहे थे। हमने पहले ही आपको बताया फ्रेंड्स कि जो सभा होता था, यह विलेज के जो एलिट्स पीपल थे इनके ग्रुप को कहा गया। और उस एलिट्स पीपल में कौन कौन आते थे फ्रेंड्स, जैसे कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, एल्डर्स, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते थे। यह रिप्रेजेंट ही करता है कि जो वर्ण सिस्टम था, जो कास्ट सिस्टम था, वह पूरी तरह से फैल चुका था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिलीजन की, तो सैविज्म एंड वैष्णविज्म फ्लरिश हुए इस वक्त, इस टाइम पीरियड में। और बात करते हैं टेम्पल्स की, मठ्स की, एजुकेशनल सेंटर की, तो इसकी कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से होती है। फ्रेंड्स, टेम्पल जो होता है वह सेंट्रल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन जाता है, जहां पर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन का, पैसे के लेन देन का रखा जाता था। आज भी फ्रेंड्स हमारे सदर्न इंडिया में, कुछ नदर्न इंडिया में ऐसे टेम्पल्स है जहां पे बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्युमुलेटेड है अभी भी। फ्रेंड्स, अगर हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कुछ और सिस्टम को, तो उनमें है देवदासी सिस्टम, जिसमें एक फीमेल डांसर डेडिकेट की जाती थी टेम्पल को, जहां पर वह देव को, भगवान को देख रेख करेंगी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स
आर्ट एंड कल्चर की, तो इस टाइम पीरियड में जो आर्ट एंड कल्चर डोमिनेट हुआ वह था द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स। सिंस दिस डायनेस्टी was in southern India, so this dynasty follow Dravidian style of temple architecture। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू को, तो उसमें है नाटराज, जो कि डांसिंग शिवा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, डांसिंग शिवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं चोला की पेंटिंग को, तो उसमें इंपॉर्टेंट है वॉल्स ऑफ नर्थरामलाई, जो कि तंजावुर टेम्पल के दीवारों पर पेंटिंग हुई थी। फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर का जो भी अचीवमेंट है, इसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं चोला का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, तो राजा राजेंद्र III के बाद के जो रूलर्स थे वे वीक रूलर थे, इसलिए वे अपने डायनेस्टी को आगे नहीं बढ़ा पाए। फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में राष्ट्रकूट और चोला को एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से टू द पॉइंट स्टडी किया। ज़्यादा हम डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं किए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन का आईना होता है, जो एग्जामिनेशन का रियल सिलेबस होता है, वह यही कहता है एंशिएंट हिस्ट्री टू द पॉइंट पढ़ना जरूरी है। हमने इसको NCERT और तमिलनाडु की बुक से कंपाइल करके बनाया था। आप इसको पढ़ें। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और भी लेक्चर लेकर के आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।